नहीं, दौरे का मकसद ये है कि वो डिफेंस उनके साथ उनके जी हाँ, डिफेंस के मुआहदे होंगे मुख्तलिफ, वो कह रहे हैं, और साथ उनके 2+2 यानी उनके फॉरेन मिनिस्टर भी साथ आ रहे हैं रशिया से, और साथ यहाँ से भी इनके फॉरेन मिनिस्टर भी जा रहे हैं, यानी उनके फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर और यहाँ के फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर। एक रोज का दौरा है, लेकिन ये कि उनकी मीटिंग भी होगी और यहाँ पर जी, यानी कि उसका सूद और उसकी वापसी जो है हर साल 15 अरब डॉलर चाहिए, और उसके साथ साथ आपका बिजली का निज़ाम जो बनाया है वो सारा इंपोर्टेड बनाया है। एक तो बात ही होगी। ठीक, 2-3 वाकयात बड़े अहम हो रहे हैं। 6 दिसंबर को प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया आ रहे हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट पुतिन रशिया से इंडिया आ रहे हैं, और यानी 2-3 रोज पहले, जबकि ये समिट ऑफ डेमोक्रेसीज होना है जिसमें इंडिया को भी बुलाया हुआ है, पाकिस्तान को बुलाया हुआ है, मोदी साहब ने तो कह दिया हाँ मैं आ रहा हूं, लेकिन मसला ये कि उससे 2-3 दिन पहले जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन आ रहे हैं, और S-400 जो डिफेंस सिस्टम है उसके ऊपर देखना यह है कि क्या इंडिया उसके ऊपर साइन करता है, उस मुआहदे के ऊपर, और साइन करता है तो वो जो पाबंदियां हैं फिर उन पाबंदियों का क्या होगा। वो पाबंदियां जो हैं वो तो अपनी जगह पे मौजूद हैं, और वो पाबंदियां टर्की पे लग चुकी हैं पहले। और मैं आपको दौरे का मकसद डॉक्टर साहब अभी तक बताया जा रहा है, क्या चीज नहीं, दौरे का मकसद ये है कि वो डिफेंस उनके साथ उनके जी हाँ, डिफेंस के मुआहदे होंगे मुख्तलिफ, वो कह रहे हैं, और साथ उनके 2+2 यानी उनके फॉरेन मिनिस्टर भी साथ आ रहे हैं रशिया से, और साथ यहाँ से भी इनके फॉरेन मिनिस्टर भी जा रहे हैं, यानी उनके फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर और यहाँ के फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर। एक रोज का दौरा है, लेकिन यह कि उनकी मीटिंग भी होगी और यहां पर तो देखना अब यह है कि अमेरिका किस तरह से रिएक्ट, ये ध्यान में रखें कि इससे पहले अजीत डोवल का जो इजलास हुआ था इसी महीने नवंबर के शुरू में ही, अजीत डोवल ने जो NSS का इजलास बुलाया, तो ईरान भी था, जो पाकिस्तान ने किया था अफगानिस्तान के मामले में, उस पर 2 अलग अलग प्रेस स्टेटमेंट साइन थी, रशिया ने अलग की थी, इंडिया ने अलग की थी, और इसी तरह से क्वाड को वो एशियन नेटो कहते हैं। लेकिन रशिया और इंडिया के एक हटके ताल्लुकात भी रहे सोवियत दौर में। अब वो रशिया और इंडिया के ताल्लुकात भी नहीं है, लेकिन रशिया जो है इस वक्त देख रहा है कि बेलारूस में क्या हो रहा है और यूक्रेन में क्या हो रहा है। साहब, आम आदमी के लिए हर साल जो है वो महंगाई की शरह बढ़ रही है। अभी रवां साल भी महंगाई की शरह उन्होंने कहा जी कि 7 से 9% रहने का इम्कान है। ये तो फिगर जो है वो स्टेट बैंक ने दिए हैं। जो सूरत हाल है वो आपके सामने, एक तरफ कार्टेल की बातें हुकूमत करती है, दूसरी जानब ये है कि हुकूमत खुद कहती है कि हमें सख्त फैसले। हमाद अजहर साहब का आपने वो बयान भी देखा होगा, उन्होंने कहा कि चंद माह में बिजली की बुनियादी कीमतों में भी इजाफा करना पड़ेगा। बिजली, पेट्रोल, गैस की कीमतें बढ़ती हैं तो महंगाई का शुरू यहाँ से होता है। तो शाह साहब, कैसे जो चीज़ें जो हैं वो फिर रोकी जा सकती है? अब इसका मतलब है जो महंगाई है, जो चीज़ें चल रही हैं, ऐसे ही चलना है फिर, और कोई मैकेनिज्म नहीं है कि रोक सके हम? देखो, इसको समझने के लिए जो पराचा साहब ने बात की है उसको समझने की जरूरत है। नंबर 1, जब इसाकदार साहब ने रुपए को एक लेवल पे रखा 5 साल के लिए, उसके नतीजे में हमारे ऊपर 85 अरब डॉलर का बैरून मुल्क कर्जा चढ़ गया। अब वो जो बैरून मुल्क कर्जा है 85 अरब डॉलर का, वो 15 अरब डॉलर तो उसकी डेट सर्विसिंग है जी, यानी कि उसका सूद और उसकी वापसी जो है हर साल 15 अरब डॉलर चाहिए, और उसके साथ साथ आपका बिजली का निज़ाम जो बनाया है वो सारा इंपोर्टेड बनाया है। तो जब भी आप थोड़ी सी भी इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं तो आपका एक तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि आपके पास डॉलर्स की कमी आ जाती है, और ऊपर से आपने अपने कर्जों की अदायगी 15 अरब डॉलर करनी है, तो उसकी वजह से आपको IMF के पास जाना पड़ा है। सो नंबर 1, IMF प्रोग्राम डायरेक्टली जो है वो 85 अरब डॉलर का जो आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ था उसके लिए है। उसकी वजह से उन्होंने शर्त जो लगाई थी कि एक्सचेंज रेट जो है इसको आप मार्केट बेस करें। ये जो आप कह रहे हैं ना कि 175 रुपये का हुआ है, तो ये मार्केट बेस पे जाने की वजह से हुआ है, क्योंकि आपके पास डॉलर्स नहीं है और आपने डॉलर्स में अदायगियाँ करनी है। तो ये पराचा साहब को समझना पड़ेगा कि ये अदायगी करने के लिए आप IMF के स्कंजे में फंसे हैं। सही। उसके बाद
उसके बाद अब आपने जो रिफॉर्म्स करनी है वो IMF आपको डिक्टेट करता है कि नंबर 1 आपने अपना एक्सचेंज रेट मार्केट बेस्ड रखना है। नंबर 2 उन्होंने कहा है कि आपके इंटरेस्ट रेट्स जो हैं आपकी इन्फ्लेशन रेट से थोड़ा सा ऊपर होगा, रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव होगा। अभी हमने देखा है कि टर्की ने इसके बरक्स काम किया है, उन्होंने वहाँ पे इन्फ्लेशन 20% थी, उन्होंने इंटरेस्ट रेट काटे हैं। उसकी वजह से टर्किश लिरा इस वक्त बिल्कुल तबाही के दाने पे आ गया और वहाँ पे इन्फ्लेशन और ज़्यादा हो गई है। तो यही तो बिटर मेडिसिन है जो आपको लेनी पड़ रही है। और फिर राजा साहब बड़े मंजे हुए जर्नलिस्ट हैं, इनको पता है कि एक हमने कानून पास किया था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट, जी हाँ, जिसके तहत ये कहा गया था कि आप अपने कर्जे जो हैं वो मजमूई तौर पे अपनी इकोनॉमी से 60% से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन वो पिछले 10 साल में टोटली वायलेट हुआ है और उसकी वजह से हम फंसे हुए हैं। जब आपने कर्जों में इतना कुछ देना है तो बाकी अवाम के लिए कहाँ से बचेगा? सो आई थिंक ये हमें जो इस वक्त तक हम कुछ हमारा बचाव हुआ है वो हमारी रिमिटेंसेस की वजह से बचाव हुआ है कि वो ओवरसीज पाकिस्तानीज ने यहाँ पे खासी मकदार में रिमिटेंसेस भेजी हैं जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को सहारा मिला है। सो अब आगे चलते हुए हमें नंबर 1 अपनी एनर्जी को ठीक करना पड़ेगा। जो 100% हमने इम्पोर्टेड IPPs के साथ मायदे किए हुए हैं उसमें एक तरफ तो करंट अकाउंट डेफिसिट का वो बहुत मेजर हिस्सा है, दूसरी तरफ उनको जो हमने कैपेसिटी पेमेंट्स करनी है वो हमारे फाइनेंशियल अकाउंट से निकलती हैं, वो भी हमारे रिजर्व्स के ऊपर एक बोझ बनी हुई हैं। सो ये जो एनर्जी सेक्टर की गलत पॉलिसीज हम करते रहे हैं उन्होंने तबाही फेर की है। बिल्कुल सही अब है। पहली दफा ये है कि अब इसको आपको रिफॉर्म करना पड़ेगा, आपको 2-3 काम करने पड़ेंगे। एक ये है कि आपको इनसे रीनिगोशिएट करना पड़ेगा, अगर वो मान जाते हैं कि कम थोड़ी सी वो पोस्टपोन करें अपनी पेमेंट्स तो उससे हमारा कुछ बचाव हो सकता है और सर्कुलर डेट नीचे आ सकता है। और दूसरा तरीका ये है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी में लाएं, सोलर में आप लेके जाएं। और इस वक्त जो डैमों पे काम हो रहा है वो लॉन्ग टर्म है, उसमें भी 10 डैम ये PTI गवर्नमेंट बनाने जा रही है और बादशाह और मोहम्मद और दूसरे डैम्स पे तेजी से काम हो रहा है, लेकिन वो अगले 10 साल में आएगा। सो ये आप देखें कि जो इकॉनमी में फंदे बांध के आपको दार साहब गए हुए हैं, एक वो बिजली का फंदा है और एक कर्जों का फंदा है, और इन दोनों चीजों से निकलना कोई इतना आसान काम नहीं है। मतलब शाह साहब जो आप ये बता रहे हैं कि ये फंदे बहरहाल ये IPPs का एक बड़ा सख्त मामला है कि जो सर्कुलर डेट जहां से चला था वो उससे पता नहीं कितना ही बढ़ चुका है और बढ़ता ही जा रहा है। और हमारे पास IPPs जैसी तो एक वो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिकंजे में लिया था, मुझे लगता है पाकिस्तान में IPPs पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स को, लोगों को शिकंजे में लेके बैठी